बाबा विश्वनाथ की नगरी से स्वागत करते हैं हम आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आइए दोस्तों, आज देखते हैं सितंबर 2016 की हुए सीटेट पेपर को। इसमें हम लोग एसएसटी के कंटेंट वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आपका कंटेंट वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट हुआ है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। मानाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड, शिक्षकों के मध्य बातचीत या बौद्धों के नियम? तो यह बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है। बौद्ध भिक्षुओं के संग में रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, उन्हीं नियमों का संग्रह है विनय पिटक में। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पटवारियों जिसे लेखपाल कहते हैं के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, जिलाधीश या फिर संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ? तो कौन करता है? तो वह करता है आपका तहसीलदार। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी इंसान को जैसे यहाँ पर दफन करना है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या किया जाता है? बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता है, फिर इसके ऊपर से भी पत्थर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार से क्या किया जाता है? दफन किया जाता है। महापाषाण का अर्थ ये होता है बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं हैं? तो हम लोग जब एनसीईआरटी के 6, 7, 8 की बुक में भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको भूकंपी तरंगे की जो प्रकार देखने को मिलते हैं वह है पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि पोताश्रय तरंगे नहीं है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एजू सेट से क्या अभिप्राय है? तो जब हम लोग 2018 सीटेट का पेपर सॉल्व किए थे तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही वहाँ पर भी पूछा गया था, तो हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि एजू सेट क्या है। यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका जीवमंडल। जब जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल सम्मिलित रूप से एक ही स्थान पे पाए जाते हैं तो उसी से मिलकर जीवमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह किस शैली के अंतर्गत आता है? आपके बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा कि शैलों का निर्माण कैसे होता है। तो जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से ज़मीन से क्या होता है? लावा बाहर निकलते हैं, और जब यही लावा बाहर आके ठंडे होते हैं तो एक क्या करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं, और इस वाले सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। और जो क्या बाहर जम जाता है, जो बाहर जमता है, तो इसी को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल के दो भेद होते हैं ना, 2 भाग होते हैं। तो जो बाहर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। और जो लावा क्या होता है? अंदर के दरारों में ही जहाँ कर क्या करते हैं? जम जाते हैं, तो उन्हें अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो आपका जो भारत का दक्कन पठार है वह किसका उदाहरण है? वह बहिर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो वह किसमें पाई जाती है? आपके पठार में पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ये है प्रतिनिधित्व। तो लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो ये एकदम सही बात है। आइए दूसरा देखते हैं बी कि सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। ये भी सही है। जब भी कोई सरकार बनता है तो क्या होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, 5 साल के लिए बनता है। फिर उनके कामों
के आधार पर जनता उन्हें फिर से वोट करती है, फिर से चुनाव होता है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया रहता है तो वह फिर से जीतते हैं, नहीं तो फिर उनके स्थान पर दूसरी सरकार बनती है। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो हमारी यूपी में योगी जी की सरकार है और केंद्र में किसकी है, मोदी जी की सरकार है। अगर ये लोग अच्छा काम करेंगे तो इनकी सरकार बनी रहेगी, अगर ये काम अच्छा नहीं करेंगे तो सरकार क्या हो जाएगी, फिर से बदल जाएगी और इनके स्थान पर फिर से कोई नए नेता आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग या लाल महल बारी। तो मुगल चार बाग का जो स्थल है वह हुमायूं का मकबरा है, शालीमार बाग है, लाल महल बारी है, जबकि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, या दूसरा जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, या तीसरा ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, या फिर चौथा संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? जब हम लोग 2018 के एसएसटी के पेपर को सॉल्व किए थे तो सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी था। तो यह किसके विचारों को संग्रहित किया गया है? कबीर के विचारों को। कबीर की जो रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी, वह बीजक के अंतर्गत ही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वह सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। आइए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पूर्व सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो पहले जान लेते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है। तो जहाँ पर धन का प्रयोग न करके केवल एक वस्तु का आदान प्रदान करके, यानी कि हमारे पास जो वस्तु है हम उस वस्तु को किसी दूसरे के व्यक्ति को देखते हैं और देते हैं जिसे इस वस्तु की आवश्यकता है, और इसके बदले में हम उससे उस वस्तु को लेते हैं जिसकी आवश्यकता हमें है। यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करके ही हम क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं। तो उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली की व्यापार है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं। छत्रक शैलों का आकार कुछ इस प्रकार से होता है कि नीचे क्या होता है, यह एकदम सकरा होता है, और ऊपर कैसा होता है, यह छतरी नुमा होता है। इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है कि जब रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं तो उसमें क्या होता है, बालू के कण भी होते हैं जो पठारों को क्या करते हैं, नीचे से क्या करते हैं, धीरे धीरे काट के उसका शेप कुछ इस आकार से कर देते हैं, जबकि ऊपर वाला भाग क्या होता है, यह चौड़ा और मोटा ही रह जाता है। ठीक है, तो यह कुछ इस प्रकार से छाती नुमा आकृति बन जाती है। इसी को छत्रक शिला कहते हैं, छत्रक शैल कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ये भी देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2018 में ही ये क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़े थे। तो किसके नेतृत्व में अलग हुआ था? मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक से करेंगे हम लोग। ठीक है, एक तरफ आपकी वायुमंडल की परतें दिया है, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दिया हुआ है। अगर किसी एक का भी पता है तो उसके आधार पर भी हम कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में हमें पता है कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आंधी तूफान का आना, वर्षा का होना। ठीक है, ये सब क्या होता है, क्षोभ मंडल में होता है। यानी कि ए का कौन सा है, चौथा है। तो आइए देखते हैं इसमें से कि ए का चौथा किस किस में है। तो देखिए ए का चौथा केवल पहले वाले ऑप्शन में, यानी कि पहला वाला ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। आइए फिर भी मिला लेते हैं इसे।
तो क्षोभ मंडल का क्या हो गया, एक का चौथा। और जबकि समताप मंडल में क्या होता है, तो इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। और तीसरा आपका है मध्य मंडल। मध्य मंडल का दूसरा हो जाएगा, मध्य मंडल क्या करता है, यह अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो आते हैं इस परत में आने पर क्या हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, जिससे यह पृथ्वी की रक्षा करते हैं। और चौथा है आपका बाह्य वायुमंडल। यह क्या करता है, यह आयन मंडल इस परत का ही एक भाग होता है जिसमें रेडियो तरंगों का संचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इस इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ये एकदम सही बात है। बी है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यह गलत है। तो यानी कि क्या होगा, ए सही है और बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। उन्हें क्यों यह उपाधि दी गई थी? क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ही उन्हें क्या पंडिता की उपाधि दी गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा? तो ये भी देखिए आपके 2018 का सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ठीक है, तो यही कथन गलत है। बाकी तीनों सही है कि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। और गांधी जी ने ही कहा था कि पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ये है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो ये एकदम सही बात है। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा ही किया था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, जब देखा कि वह ठीक से नियम कानून नहीं चला पा रहा है तो उसके सारे अधिकार क्या किया, उसने ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। बी है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। जी नहीं, जस्ट उसका उल्टा रखा गया है, बल्कि यह तय किया गया था कि सेना में यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा भारतीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो वह थे आपके सी राजगोपालाचारी। जैसे उत्तर भारत में गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाई थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, उसी प्रकार सी राजगोपालाचारी ने कहाँ पर चलाया था नमक सत्याग्रह? आपके दक्षिण भारत में। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो उन्होंने इस पुस्तक को उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया उसे समर्पित किया। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं।
भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। ये है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। जी नहीं, उच्च न्यायालय किसी के भी अंतर्गत नहीं आते हैं, न राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार, बल्कि यह एक स्वतंत्र संस्था होती है। ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है कि जो न्यायपालिका है वो हमेशा स्वतंत्र होगी। बी है कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। जी नहीं, बल्कि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस दोनों विचार विमर्श करने के बाद नियुक्ति करते हैं। तो ए और बी दोनों ही गलत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी जाती है, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो वह मसलिन मलमल के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये पेडागोजी का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ कंटेंट वाला ही प्रश्न देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका? उत्खनन, विवृत खनन, कुपकी खनन या फिर प्रवेधन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कुपकी खनन। ठीक है, जब अधिक गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए छिद्र बनाया जाता है तो उसे कुपकी खनन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में आपका सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? यह एक संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, एक पोटेंशियल रिसोर्स का उदाहरण है। लद्दाख हमारा क्या होता है? यूनाइटेड यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, और वहाँ पर जो यूरेनियम पाया जाता है वह संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि गर्म जल के झरने रिक्त स्थान से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं? वह आपके जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा, यानी कि भूतापी ऊर्जा के द्वारा बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। पहला है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। जी नहीं। दूसरा है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। ये भी गलत है। तीसरा, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। ये भी गलत है। चौथा है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। यही हमारा सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो यह बंगलुरु को प्राप्त है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी आईटी कंपनियाँ हैं और ढेर सारे उद्योग है, जैसे जिसके कारण यहाँ पर क्या है, उद्योगों का यानी कि रोजगार का भरमार है यहाँ पर। ठीक है, इस कारण यह क्या होता है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ इसे मिलता है। इसे आईटी कंपनी या आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए 82 देखते हैं कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। पहला, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह। जी नहीं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये भी नहीं होता। तीसरा, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। यही सही जवाब है। और चौथा है, देश का प्रत्येक नागरिक। जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, कि फौजदारी में क्या होता है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि प्राथमिकता दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है आपका जो है वह है दूसरा, कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं।
ये सही बात है कि भारत में जो संविधान में दिए गए हैं सभी मौलिक अधिकार क्या होते हैं, न्यायालय में बाध्यकारी होता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो क्या करेगा, न्यायालय में जाएगा। दूसरा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहीं तक हमारा कंटेंट वाला प्रश्न था, बाकी सब पेडागोजी के प्रश्न हैं। तो हमको सिर्फ कंटेंट वाला ही प्रश्न करना था इसमें। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।